नमस्कार। वित्तीय ज्ञान की दुनिया में आज एक खास चर्चा के लिए आपका स्वागत है। बहुत से लोग अपनी फाइनेंशियल यात्रा रिच डैड पुअर डैड से शुरू करते हैं और वो एक अच्छी नींव रखती है। लेकिन एक बार वो किताब पढ़ ली तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? हमारे पास पाथवेज टू फाइनेंशियल एनलाइटनमेंट के कुछ अंश हैं जो कुछ और बेहद प्रभावशाली किताबों पर रोशनी डालते हैं। तो आज का मकसद है उन चुनिंदा किताबों के जो सबसे ज़रूरी आइडियाज़ हैं उनको समझें और ये जानें कि ये वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर जो लोग चल रहे हैं उनके लिए क्यों मायने रखती हैं। चलिए इसको खोल कर देखते हैं। हमारी पहली किताब है थॉमस जे स्टैनली की द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। बताया गया है कि ये किताब सिखाती है कि आम लोग भी समझदारी से अमीर बन सकते हैं। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर क्या इसका मतलब ये है कि अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं, या फिर अमीरी की हमारी परिभाषा ही शायद गलत है? हाँ, मुझे लगता है ये दूसरा वाला ज्यादा सही है। इस किताब की सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाली बात यही है कि असल करोड़पति अक्सर वो नहीं होते जो हमें दिखते हैं। मतलब महंगी गाड़ियां, बड़े घर, वो नहीं। स्टेनली का जो रिसर्च है वो दिखाता है कि ज्यादातर असली अमीर लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं। वो बड़े डॉक्टर, वकील या बिजनेस टाइकून नहीं, बल्कि जैसे वेल्डर हो गए, प्लम्बर, छोटे बिजनेस वाले लोग ऐसे होते हैं। उनका राज कोई लॉटरी या अचानक मिली दौलत नहीं है, बल्कि सालों की लगातार बचत, अनुशासन और सोच समझ कर किया गया निवेश। ये किताब यही दिखाती है कि अमीरी अक्सर दिखती नहीं है, वो फिजूल खर्ची में नहीं, बैलेंस शीट में नजर आती है। ये तो वाकई जो छवि मीडिया दिखाता है उसके बिल्कुल उलट है। मतलब अमीर दिखना और अमीर होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, और ये किताब कहती है कि ये अनुशासन और बचत कोई भी अपना सकता है, ये मुमकिन है। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है मेरे ख्याल में। ये धन बनाने को किसी खास वर्ग या जिनकी बहुत ऊंची आय है उन तक सीमित नहीं रखती। ये इसे आदतों का खेल बताती है, जैसे अपने साधनों से कम में जीना, अपनी आय का एक हिस्सा, मान लीजिए 15% या उससे ज्यादा, लगातार निवेश करना, अपने फाइनेंशियल मामलों पर थोड़ा समय देना, उनको समझना, और सबसे जरूरी बात, फाइनेंशियल स्वतंत्रता को सामाजिक दिखावे से ज्यादा महत्व देना। ये बातें शायद ग्लैमरस ना लगे सुनने में, पर स्टैनले के हिसाब से यही वो उबाऊ सी लगने वाली आदतें हैं जो समय के साथ दौलत बनाती हैं। ये धन निर्माण को एक तरह से कहें तो लोकतांत्रिक बनाती है, सबके लिए सुलभ। दिलचस्प। तो एक तरफ है ये प्रैक्टिकल, अनुशासित रास्ता, वहीं दूसरी तरफ हमारी अगली किताब है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। इसके बारे में कहा गया है कि ये 100 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी सफलता और पैसे के नियम सिखाती है। 100 साल! आज की दुनिया तो कितनी बदल गई है। इंटरनेट है, क्रिप्टो है, ग्लोबल मार्केट्स। ऐसे में एक सदी पुरानी किताब आज भी कैसे प्रासंगिक हो सकती है? ये आपकी सोच, आपकी मानसिकता। हिल का तर्क है कि दौलत कमाने की शुरुआत एक तीव्र, एक जलती हुई इच्छा, जिसे वो बर्निंग डिजायर कहते हैं, उससे होती है। सिर्फ चाहने से नहीं, एक जुनून होना चाहिए। फिर उस इच्छा को मजबूत करने के लिए अटूट विश्वास यानी फेथ, लगातार कोशिश यानी परसिस्टेंस, और एक स्पष्ट योजना, एक डेफिनेट प्लान चाहिए। ये सिद्धांत तो इंसान के मनोविज्ञान से जुड़े हैं, किसी तकनीक या अर्थव्यवस्था से नहीं। इसीलिए ये आज भी उतने ही सच है। ये पैसे के क्यों और कैसे के मानसिक ढांचे की बात करती है। अच्छा, यानी ये हार्ड स्किल्स से ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स पर, या कहें तो इनर गेम पर जोर दे रही है। लेकिन क्या सिर्फ सोचने भर से कोई अमीर बन सकता है? ये सुनने में थोड़ा आसान नहीं लगता। नहीं, ये सिर्फ सोचने की बात नहीं करती। हिल विशफुल थिंकिंग के तो सख्त खिलाफ थे। वो ऑटो सजेशन और मास्टरमाइंड ग्रुप जैसे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। मतलब अपने लक्ष्य को लगातार दोहराना, उसे अपने अवचेतन मन में बिठाना, और ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो आपको प्रेरित करें, सपोर्ट करें। यहाँ सोचना एक एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें स्पष्ट लक्ष्य तय करना, योजना बनाना और उस पर लगातार काम करना शामिल है। ये एक तरह का मानसिक अनुशासन है। थिंक एंड ग्रो रिच आपको एक मानसिक ब्लूप्रिंट देती है सफलता के लिए, जिसे आपको फिर हकीकत में उतारना होता है। ये इच्छा को हकीकत में बदलने का एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। समझ गया। तो ये मानसिकता और व्यवहारिक आदतों का एक तरह का मिश्रण है। ठीक है, अब थोड़ा और तकनीकी होते हैं। बेंजामिन ग्राहम की दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसे तो सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए बाइबल कहा गया है। वॉरेन बफे भी इसे सबसे अच्छी निवेश किताब मानते हैं। ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना ऊंचा दर्जा मिला हुआ है?
इसमें क्या खास बात है? इसे बाइबल कहने की वजह है इसका निवेश के प्रति बेहद तर्कसंगत, रैशनल और अनुशासित नजरिया। ग्राहम, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह भी कहा जाता है, वो सिखाते हैं कि निवेशक को सट्टेबाज यानी स्पेक्युलेटर नहीं बनना चाहिए। सट्टेबाज तो बाजार के उतार चढ़ाव पर दांव लगाता है, जबकि निवेशक एक बिजनेस के हिस्से को खरीदता है उसके फंडामेंटल्स देखकर। इसके लिए ग्राहम दो मुख्य हथियारों की बात करते हैं। पहला, आंतरिक कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू का विश्लेषण करना, और दूसरा, सुरक्षा का मार्जिन यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये दो शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, आंतरिक कीमत और सुरक्षा का मार्जिन। इन्हें आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? कोई उदाहरण? बिल्कुल। आंतरिक कीमत या इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है किसी कंपनी की असली बुनियादी कीमत, जो उसके मुनाफे, उसकी संपत्ति, उस पर कितना कर्ज है और भविष्य में उसकी क्या संभावनाएं हैं, इन सब पर आधारित होती है। ये वो कीमत है जो कंपनी की सेहत देखकर तय होती है, न कि रोज जो शेयर बाजार में कीमत ऊपर नीचे हो रही है उससे। हो सकता है बाजार किसी अच्छी कंपनी को बहुत सस्ता बेच रहा हो या किसी कमजोर कंपनी को बहुत महंगा, तो होशियार निवेशक पहले ये असली कीमत आंकता है। अच्छा, और सुरक्षा का मार्जिन वो क्या है? सुरक्षा का मार्जिन या मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी चीज को उसकी आंकी गई आंतरिक कीमत से काफी कम दाम पर खरीदें। सोचिए, अगर आपने हिसाब लगाया कि किसी शेयर की आंतरिक कीमत 100 रुपये होनी चाहिए, तो आप उसे 100 रुपये में नहीं खरीदेंगे, आप कोशिश करेंगे उसे शायद 60 या 70 रुपये में खरीदने की। ये जो 30-40 रुपये का अंतर है, यही आपका सुरक्षा का मार्जिन है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भविष्य का अनुमान हमेशा 100% सही नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका अनुमान थोड़ा गलत भी निकला या कंपनी को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो भी आपने उसे इतने सस्ते में खरीदा है कि आपके नुकसान का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये आपको गलतियों से बचाता है। ग्राहम कहते भी हैं कि निवेश का मंत्र है, नुकसान से बचो, पहले वो ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं रॉबर्ट कियोसाकी पर, जिनकी रिच डैड पुअर डैड से तो बहुत लोग परिचित हैं। उनकी दूसरी किताब है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसे उनकी दूसरी बेस्ट किताब बताई गई है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम समझाती है। ये रिच डैड के विचारों को कैसे आगे बढ़ाती है? क्या नया है इसमें? हाँ, ये रिच डैड के सिद्धांतों को एक कदम आगे ले जाती है और आय कमाने के तरीकों का एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क पेश करती है। कियोसाकी दुनिया में पैसे कमाने वाले लोगों को 4 श्रेणियों में बांटते हैं, जिसे वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। पहला है ई, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, जो किसी और के लिए काम करते हैं और तनख्वाह पाते हैं। इनके लिए जॉब सिक्योरिटी महत्वपूर्ण होती है। दूसरा है एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्मॉल बिजनेस ओनर, स्वनियोजित या छोटे व्यवसाय, जो खुद के लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, फ्रीलांसर। ये अपना काम खुद करते हैं और अक्सर सोचते हैं कि उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तीसरा है बी, बिजनेस ओनर, बड़े व्यवसाय का मालिक, जिनके पास एक सिस्टम होता है और लोग उनके लिए काम करते हैं। ये खुद काम करें या न करें, उनका सिस्टम पैसा बनाता रहता है। और चौथा है आई, इन्वेस्टर, निवेशक, जो पैसे से पैसा बनाते हैं, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। ESBI, ये वर्गीकरण तो आय के स्रोतों को समझने का एक बहुत ही स्पष्ट तरीका लग रहा है, साफ हो जाता है ना? तो कियोसाकी का मुख्य संदेश क्या है इस क्वाड्रेंट के जरिए? वो क्या कहना चाहते हैं? उनका मुख्य संदेश ये है कि सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादातर क्वाड्रेंट के दाहिनी ओर मिलती है, यानी बी और आई में। ई और एस क्वाड्रेंट में लोग पैसे के लिए अपना समय बेचते हैं। अगर वो काम करना बंद कर दें तो उनकी आय भी बंद हो सकती है या कम हो सकती है। वो एक्टिव इनकम पर निर्भर होते हैं। दूसरी ओर बी और आई क्वाड्रेंट में लोग ऐसे सिस्टम या ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो उनके बिना भी पैसा कमाते रहें। इसे पैसिव इनकम कहते हैं। कियोसाकी का तर्क है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए लोगों को धीरे धीरे ई और एस से बी और आई क्वाड्रेंट की ओर बढ़ने का लक्ष्य रखना चाहिए। ये सोच बदलने की बात है। नौकरी की सुरक्षा ढूंढने के बजाय आय के स्रोत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना। ये किताब आपको अपनी वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि आप कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। चलिए,
अब हमारी सूची की आखिरी किताब पर चलते हैं, जो थोड़ी अलग लगती है। विकी रॉबिन की योर मनी और योर लाइफ। इसके बारे में कहा गया है कि ये किताब आपको पैसे और जिंदगी का असली संतुलन सिखाती है। ये सिर्फ अमीर बनने या निवेश करने से हटकर संतुलन की बात कर रही है। ये कैसे अलग है? ये किताब फाइनेंशियल दुनिया में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह है, सच में। ये पैसे को सिर्फ खरीदने बेचने का माध्यम नहीं मानती, बल्कि इसे एक गहरे अर्थ से जोड़ती है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि पैसा असल में आपकी जीवन ऊर्जा यानी आपकी लाइफ एनर्जी का प्रतीक है। सोचिए, आप पैसा कमाने के लिए क्या खर्च करते हैं? अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी दिमागी ताकत यानी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा। तो जब आप पैसा खर्च करते हैं तो आप असल में अपनी वो सीमित जीवन ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं जिसे आपने उसे कमाने में लगाया था। बढ़िया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हर चीज खरीदने से पहले ये सोचना चाहिए कि इसके लिए हमने अपनी कितनी जिंदगी खर्च की? ये तो काफी दबाव वाला लग सकता है। हाँ, ये आपको सोचने पर मजबूर जरूर करती है, लेकिन दबाव डालने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक बनाने के लिए। किताब एक 9 स्टेप प्रोग्राम देती है जिससे आप समझ सकें कि आप असल में अपनी जीवन ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं। इसमें अपने हर खर्चे को ट्रैक करना शामिल है और उसे अपनी प्रति घंटा कमाई, जो आपकी जीवन ऊर्जा की कीमत है, से भाग देकर ये पता लगाना कि किसी चीज को खरीदने के लिए आपने कितने घंटे काम किया। जब आप देखते हैं कि उस फैंसी कॉफी के लिए आपको आधा घंटा काम करना पड़ा या उस नए गैजेट के लिए पूरे 2 हफ्ते, तो आप अपने खर्चों के बारे में ज्यादा सचेत हो जाते हैं ना। हाँ, आप पूछने लगते हैं क्या ये चीज मेरी इतनी जीवन ऊर्जा के लायक है? ये आपको अपने मूल्यों के हिसाब से खर्च करने में मदद करती है। यानी ये सिर्फ बजट बनाना नहीं है, बल्कि अपने खर्चों को अपने जीवन के मूल्यों से जोड़ना है। बिल्कुल। और ये सिर्फ खर्च कम करने के बारे में ही नहीं है, ये आपको ये समझने में मदद करती है कि कितना पर्याप्त है, मतलब हाउ मच इज इनफ। हमारा समाज अक्सर ज्यादा के पीछे भागता है, लेकिन ये किताब पूछती है कि क्या ज्यादा हमेशा बेहतर होता है। शायद एक पॉइंट आता है जब और ज्यादा पैसा या सामान आपकी खुशी को नहीं बढ़ाता, बल्कि शायद आपकी जिंदगी को और जटिल बना देता है। ये किताब आपको उस पर्याप्त के बिंदु को पहचानने और फिर अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। हो सकता है वो परिवार हो, शौक हो, समाज सेवा हो या व्यक्तिगत विकास हो। ये पैसे को साधन मानती है, साध्य नहीं। ये फाइनेंशियल फ्रीडम को सिर्फ अमीर होने से नहीं, बल्कि अपनी जीवन ऊर्जा पर नियंत्रण पाने से जोड़ती है। बहुत गहरा विचार है। तो आज हमने 5 बहुत ही प्रभावशाली किताबों की दुनिया में गोता लगाया। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर ने दिखाया कि अमीरी अक्सर सादगी और अनुशासन में छिपी होती है। थिंक एंड ग्रो रिच ने सफलता के लिए मानसिकता की शक्ति पर जोर दिया। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने हमें तर्कसंगत निवेश और सुरक्षा के मार्जिन का महत्व समझाया। कैश फ्लो क्वाड्रेंट ने आय के स्रोतों और स्वतंत्रता के ढांचे को स्पष्ट किया। और योर मनी और योर लाइफ ने हमें पैसे को जीवन ऊर्जा के रूप में देखने और पर्याप्त के सवाल पर सोचने का नजरिया दिया। ये सभी रिच डैड पुअर डैड से आगे बढ़कर वित्तीय समझ के बहुत ही विविध और महत्वपूर्ण आयाम पेश करती हैं। निश्चित रूप से ये 5 किताबें मिलकर एक होलिस्टिक तस्वीर पेश करती हैं। कोई एक किताब सबसे अच्छी नहीं है, बल्कि हर एक फाइनेंशियल पजल का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है। एक तरफ जहां मिलेनियर नेक्स्ट डोर और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी और अनुशासन पर जोर देते हैं, वहीं थिंक एंड ग्रो रिच मानसिक तैयारी की बात करती है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें स्ट्रक्चरल समझ देता है, तो योर मनी और योर लाइफ पूरे नजरिए को जीवन के मूल्यों से जोड़ देती है। इन्हें एक साथ देखने पर यह साफ होता है कि फाइनेंशियल वेलनेस सिर्फ पैसा कमाने की तकनीक नहीं है, बल्कि ये मानसिकता, आदतें, ज्ञान, संरचना और जीवन दर्शन का एक जटिल मिश्रण है। ये पैसे को समझने, उसे मैनेज करने और उसे अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों के साथ अलाइन करने के बारे में है। बिल्कुल सही कहा। और इन सभी अलग अलग दृष्टिकोणों और रणनीतियों पर बात करने के बाद यहाँ एक विचार है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। जब वित्तीय स्वतंत्रता के इतने सारे पहलू हैं, आदतें, मानसिकता, निवेश, आय की संरचना, जीवन मूल्य, तो किसी एक व्यक्ति के लिए वित्तीय स्वतंत्रता का वास्तविक, उसका अपना पर्सनल अर्थ क्या है? और इन शक्तिशाली किताबों से मिले सबक को कोई अपनी अनूठी परिस्थितियों, अपने लक्ष्यों और अपने मूल्यों के साथ अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर कैसे ढाल सकता है? शायद असली चुनौती, असली काम
यहीं से शुरू होता है।